हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज मैं केन्स टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करूँगा। होता क्या है ना कि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ इधर उधर से स्टॉक टिप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार कहीं से हमको एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए, और डेटा पे, नॉलेज बेस पे किस सेक्टर में क्या चल रहा है, काम कैसे होता है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, ये चीज़ें बिना बिजनेस में एनालाइज करे आपको बस ये जानना होता है कि 20 लोग अगर एक स्टॉक की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपने उसमें पोटेंशियल मल्टीबैगर, तो ये बन ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सी, मैं पर्सनली कभी एशियन पेंट के स्टॉक में मतलब बहुत ही मुश्किल है कि कहीं वो एकदम 20-30 के मेरे को रेशियो 40 के भी पी रेशियो पे कभी मिल जाए, तो शायद मैं उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। लेकिन एशियन पेंट में मैं बिल्कुल कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बिकॉज वो हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एशियन पेंट को देखना छोड़ दूँ। छोटी छोटी जो कंपनीज पेंट्स में आ रही हैं, छोटी तो नहीं बोलूँगा, जैसे बिरला ओपस है, वो नहीं आई, छोटा नहीं है ऑब्वियसली, जो उनका मैनेजमेंट है, पेडिग्री है, कुमार मंगलम बिरला का है, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन सिर्फ मैं इंडिगो पेंट्स को पढ़ के या फिर मैं ये आपका बिरला ओपस को पढ़ के मुझे पेंट इंडस्ट्री के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी जो मुझे एशियन पेंट को पढ़ के मिलेगी। एशियन पेंट, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, कोल इंडिया, पीजीआईएल, ये सब कंपनीज़ में मैं शायद इन्वेस्ट कभी ना करूं, लेकिन इनको मैं इतना डिटेल में जाके हर क्वार्टर में इनका जो इनकी कमेंट्री आती है, मैनेजमेंट की अर्निंग्स कॉल को समझता हूं, ताकि मेरे को पता चले कि ओवरऑल क्या चल रहा है। जब तक ओवरऑल आइडिया नहीं होता है तब तक हमें जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं उनके बारे में ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं छोटी मोटी कंपनीज़ के बारे में, जैसे सहरसा एक इलेक्ट्रॉनिक्स बीच में अभी बहुत नाम चला था उसका, फिर कुछ हुआ है उसके साथ इशू, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है। लेकिन जब आप केन्स का आपको नहीं पता है, आपको ईएमएस नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं, अब मैं आपको बड़े बड़े नाम यूज़ करके, कोई भी आएगा केन्स को डिस्कस करेगा, वो बोलेगा ठीक है ये पीसीबी बनाती है, अभी जा रही है एचडीआई पीसीबी में, जो हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट पीसीबीज होते हैं। फिर ओसेट में भी अभी ये घुसने का इसका प्लान है, सानंद में, इसका गुजरात में, जो भी सब केपेक्स चल रहा है। फिर मैं ये सब चीज़ें बोलूँ, ये मॉसफेट यूज़ करेगी, ये पीसीबी में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करेगी, एसएमटी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, टीएचडी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, इतने क्लीन क्लासरूम है इसके पास, आपको क्या समझ आएगा? मैं तो उसको आपको रटा रटाया चीज़ प्रेजेंटेशन में देख के समझा दूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए केन्स टेक्नोलॉजी को जब मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा ये एक गोल ये है कि आपको समझ आए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो कंपनीज़ हैं उनका काम क्या है, धंधा क्या है, वो पैसा कैसे कमा रही हैं, और किस किस वर्टिकल में कितना मार्जिन है, कहाँ कैसा चल रहा है। बिकॉज केन्स को जब आप समझोगे ना, तो ये छोटी मोटी जो कंपनीज़ हैं नीचे, जो बहुत जिनका एसएमई कंपनीज जो हैं ईएमएस में, तो आपको बहुत अच्छा एकदम क्विकली, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको। तो यही मेरा एक मोटिव रहेगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, ये करते क्या है। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम स्मार्ट वॉच का। आपने स्मार्ट वॉच पहनी होगी या यूज़ करी होगी या देखा होगा। तो स्मार्ट वॉच चलती कैसे है? स्मार्ट वॉच का जब आप तोड़ेंगे उसे, उसका ग्लास हटाएंगे, जो मेटल का फ्रेम है, सब कुछ हटाएंगे, तो आपको एक पीसीबीए दिखेगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। अब पीसीबी क्या होता है, पहले पीसीबीए क्या होता है उसका। पीसीबीए हम एक बाद में यूज़ करते हैं, पहले आता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, जो चिप्स, जैसे आप बचपन में वीडियो गेम खेलेंगे या फिर जो लैपटॉप्स में आपका चिप्स वगैरह मदरबोर्ड आती थी ग्रीन कलर का, तो आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर का चीज़ होता था उसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते थे, कहीं पे ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, मॉसफेट है, दुनिया भर के ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड है, बहुत चीज़ें उसके ऊपर लगती हैं, सर्किटरी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो कुछ कंपनीज़ होती हैं जैसे एनवीडिया जैसी कंपनीज़, एएमडी जैसी कंपनीज़, क्वालकॉम जैसी कंपनीज़, इंटेल जैसी कंपनीज़, ये सिर्फ चिप डिज़ाइन करती हैं कि कौन सा सर्किट, वो जो ग्रीन आपने देखा, अब तो बहुत ही छोटी छोटी सर्किटरी आ गई हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किस तरीके से जाएंगे, कहाँ पे कौन सा आएगा, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, क्या वो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, क्या वो थ्रो हुल टेक्नोलॉजी है, वो सब मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा क्या क्या होता है। लेकिन एक जो वैल्यू चेन है वो आप समझो, जैसे ये जो मैंने अभी कंपनीज़ बताई, क्वालकॉम, एनवीडिया, एएमडी, इंटेल। इंटेल तो मैन्युफैक्चरिंग में भी है, लेकिन जो बाकी तीन कंपनीज़ हैं वो सिर्फ डिज़ाइन करती हैं चिप्स को, वो
बताती हैं अपने जो इनके जैसे एनवीडिया ने चिप्स को डिज़ाइन किया कि कौन सा सर्किट का कंपोनेंट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। एंड सिंस आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाई एजुकेशन, मैंने 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आई विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये सब मैंने चीज़ें 4 साल पढ़ी हैं। तो एक प्रिंटर सर्किट बोर्ड के ऊपर एनवीडिया ने तो अपना डिज़ाइन बना दिया कि ओके, ट्रांजिस्टर यहाँ जाएगा, डायोड यहाँ लगेगा, फिर यहाँ से घूम के रेजिस्टर यहाँ लगेगा, कैपेसिटर यहाँ लगेगा। लेकिन वो चीज़ देगी टीएसएमसी को, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दे देगी। मतलब आपने डिज़ाइन तो यहाँ कर दिया एनवीडिया ने, अब वो सेम चीज़ वो दे रही है एक ओसैट कंपनी को, जो बेसिकली आपका टीएसएमसी है, जो आपने उसका नाम तो सुना ही होगा, बहुत बार नाम सुना होगा। तो वो क्या करेगी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएगी, चाहे हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट, अच्छे ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पे काम करती है वो, क्योंकि एनवीडिया की चिप्स उसको मैन्युफैक्चर करनी है। तो उसके ऊपर उसने एनवीडिया ने सिर्फ डिज़ाइन दे दिया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो खुद लाएगा टीएसएमसी, या फिर वेंडरिंग सोर्सिंग जो भी इनका बीच में अरेंजमेंट है, और उसके ऊपर एच करेगा। अब उसकी 2 टेक्नोलॉजीज़ होती है। सबसे पहले आप समझ गए, एक नॉर्मल प्रिंटर सर्किट बोर्ड होता है, उसके ऊपर हमको ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाने होते हैं, चाहे रजिस्टर है। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्यों लगाते हैं, कोई ऐसा डिवाइस है या उसका ऐसा कोई फंक्शन है जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करवाना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो को रोकना है, तो हम उसमें रेजिस्टर लगाते हैं। कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर का काम क्या होता है, एसेंशियली कैपेसिटर में 2 कैपेसिटिव प्लेट्स होती हैं, बीच में कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो अपने जब एक कैपेसिटिव प्लेट से दूसरे कैपेसिटिव प्लेट की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल करंट के फ्लो को बहुत धीरे 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 अपने आप से कंडक्ट करवाता है। तो वो उस प्रोसेस के एसेंशियली हो क्या रहा है, जो इतना धीरे धीरे वो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वो एक चार्ज की तरह काम करता है। तो कैपेसिटर्स यूजुअली आपके चार्ज को स्टोर करने के काम आते हैं, बहुत मोमेंटरीली स्टोर करते हैं, लाइक सेकंड्स के लिए। अगर आप अल्ट्रा हाई कैपेसिटर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 मिनट से 1 घंटे तक भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। बट यूजुअली हम जो हम पीसीबीए की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ही सेकंड्स के लिए चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स काम आते हैं। और वो इसीलिए भी काम आते हैं, अगर वोल्टेज में बहुत ज़्यादा एक एब्रप्ट शटडाउन हो गया या बहुत ही स्पाइक आ गया, तो उसको भी अब लेट्स से वोल्टेज एकदम से ड्रॉप हो गया है, तो सर्किट तो सीधे बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो पूरा सर्किट बर्बाद हो गया। लेकिन अगर कैपेसिटर्स लगे हैं तो वो थोड़ा मोमेंटेरिली, थोड़ा जैसे वोल्टेज एकदम डाउन हो गई, तो आपको जो सर्किट है वो फिर भी 1 सेकंड या फिर थोड़ा सा देर के लिए जो उसमें कैपेसिटर्स लगे हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो सर्किट ब्रेक डाउन होने से बच जाता है। इंडक्टर का काम क्या होता है, जैसे मैंने बहुत बारी आपको ये चीज़ बताई है कि इंडक्टिव सर्किट में हम रिएक्टिव पावर यूज़ करते हैं। ठीक है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो इलेक्ट्रिकल वालों की डिटेल हो गई। लेकिन इंडक्टर का काम क्या होता है, जैसे आपका मोटर्स लगी हैं, आपका एसी है, वॉशिंग मशीन है, उसमें जो मोटर है, एक कोर के ऊपर जब आप एक वायर को लपेट के कॉइल फॉर्म में कर देंगे, तो वो एक इंडक्टर का काम करता है। तो आपने वोल्टेज भेजी, तो इंडक्टर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा, और जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, वो रिवर्स वोल्टेज, अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ गई, बहुत स्पाइक हो गया, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, वो रिवर्स वोल्टेज क्रिएट करता है, जिसे हम बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो वो जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिएक्टिव पावर जब किसी सर्किट में है, तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट समझना है कि जो लोड लगा है उस सर्किट में वो इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड नहीं है और डायरेक्ट लोड नहीं है, वो इंडक्टिव लोड है। तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज आपको पता है एसी में क्या होता है, वोल्टेज और करंट फेज चेंज करते हैं बार बार, साइनसोडियल वेव होती है उसकी। तो जब वोल्टेज जा रही है ऊपर और वो इंडक्टिव सर्किट है, तो वो इतनी देर में करंट जो वोल्टेज के थ्रू, जो वोल्टेज के वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस कॉइल में, उस इंडक्टिव लोड में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो करंट को थोड़ी देर के लिए अपोज करता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि रिएक्टिव फेज में जो करंट है वो लैग करती है वोल्टेज को, तो वोल्टेज ने जब अपना पीक टच किया और उसके बाद वो ड्रॉप होना शुरू हुई, तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है, वो उसके बाद ऊपर चलना शुरू होती है। तो हम ये कहते हैं रिएक्टिव सर्किट में, ध्यान रखना, बाद में बहुत सारी वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। इंडक्टिव सर्किट में जब रिएक्टिव पावर यूज़ हो रही है, तो वोल्टेज जो है वो लीड करती है करंट को, या करंट लैग करता है वोल्टेज को। तो ये सब चीज़ें होती है। बहुत सारे अब ट्रांजिस्टर्स हैं, आईजीबीटी ट्रांजिस्टर्स हैं, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो सबसे पहले यूज़ होते थे। फिर मॉसफेट आए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब मॉसफेट
मॉसफेट में क्या होता है, मॉसफेट का सबसे बड़ी जो हम कहेंगे एडवांटेज क्या है बीजेटी से, कि एक तो ये वोल्टेज बेस्ड कंट्रोलर होते हैं, हमको बेस करंट मेंटेन नहीं करना होता है हमेशा के लिए, और बीजेटी में हमको करना होता है। और बीजेटी की जो स्विचिंग स्पीड है वो बहुत स्लो है और वो कम टेम्परेचर्स में ही काम कर पाता है। लेकिन आज तो ऐसी हमको डिवाइसेस चाहिए होती हैं जो हाई टेम्परेचर में काम करें, स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो। ट्रांजिस्टर यूज़ क्यों करते हैं हम, या तो सिग्नल को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, या उसको स्विच करवाने के लिए। ओके, आपको ये पाथ ट्रांजिस्टर लगा है, मॉसफेट लगा है, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी हमने भेजी, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं मॉसफेट को कि किस बहुत सारे सर्किटरी होता है, पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है इतना कॉम्प्लेक्स होता है, तभी एनवीडिया जो पैसा कमाता है वो इसी वजह से कमाता है। इट्स नॉट ईजी। अब जो स्कोप होता है ना सर्किटरी का, वो इतना भयंकर होता है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, इसीलिए उसका मार्जिन आप देखेंगे एनवीडिया का इसीलिए बहुत हाई होता है। तो मॉसफेट आपने लगाया तो आपको ये समझना है कि कहीं से भी करंट को आपको स्विचिंग करनी है करंट की, तो इसीलिए आप मॉसफेट लगाते हैं। ओके, ये सर्किट आपको कुछ और ज़रूरत है तो आपने इस सर्किट के थ्रू स्विच करवाया, आपको ज़रूरत आपकी चेंज हुई तो आपने वो सर्किट को बंद करके दूसरा करवाया, और ये काम करता है मॉसफेट। और आईजीबीटी भी होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। वो एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बीजेटी की होती हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, थोड़ी होती है मॉसफेट की। और जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है वो आपका वोल्टेज बेस्ड ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ट्रांजिस्टर है, और उसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है थोड़ा हाई होता है। तो ये सारे क्या हैं जो मैंने रेजिस्टर डिस्कस किया, कैपेसिटर डिस्कस किया, इंडक्टर डिस्कस किया, ट्रांजिस्टर डिस्कस किया, डायोड भी होता है। जैसे डायोड क्या, रेक्टिफायर डायोड जो आपके चार्जर्स में लगा होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायोड का फंक्शन ये होता है कि वो सिर्फ अलाउ करता है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। तो डायोड जैसे एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एलईडी जो आप घर में यूज़ करते हैं, तो लाइट को वो इलेक्ट्रिसिटी को वो लाइट में कन्वर्ट करता है इन वन डायरेक्शन ओनली। ब्लिप नहीं होती है एलईडी, आपने देखा होगा, इट्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और इन सब को हमको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में एच करना होता है, चिपकाना होता है किसी भी तरीके से। अब डिपेंड ऑन योर एंड यूज़र केस। एरोस्पेस में अगर कोई इंडस्ट्री है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट बनेगा, आपको मोटर कंट्रोल करने के लिए सर्किट चाहिए तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट लगेगा, आपको आपको कवच सिस्टम बनाने, बहुत बात चलती है कवच सिस्टम की, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, एटीएस सिस्टम, जो इंडिया में हम उसको कवच कहते हैं, लेकिन वो होता बेसिकली, जैसे अब इंडिया में क्या है, हम हम इंडिजिनस प्रोडक्शन को हमने एक नाम दिया हुआ है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब उसका मतलब क्या है, इंडिजिनस प्रोडक्शन, इंडिया में ही प्रोडक्शन हो। तो कवच का क्या है, कवच कोई इंडिया ने नहीं इसको इन्वेंट नहीं किया है कवच ने। कवच इज़ लाइक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीएस जिसे हम कहते हैं, कि अपने आप ही ट्रेन रुक जाएगी अगर वो कॉलिजन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कवच में, वो ट्रैक इक्विपमेंट अलग होते हैं, ट्रेन इक्विपमेंट अलग होते हैं। कभी चाहेंगे तो उसके ऊपर भी किसी और कर्नेक्स आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले थे कवच में। तो इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसका नाम कवच हो जाता है। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं होती है, बस इतना सा ही आपको देखना होता है कि तो लेट्स से कवच के लिए अगर ये कुछ काम कर रही है, कवच के लिए अगर ये कोई प्रोडक्ट बना रही है केन्स, तो उसका सर्किटरी का डिज़ाइन अलग होगा। अब जो मैंने आपको बताया, पीसीबी एक बोर्ड होगा, जो आपने देखा होगा, जैसे आप अगर वीडियो गेम्स खेलते थे बचपन में तो एक कॉन्ट्रा गेम आता था, तो बहुत सारे गेम्स आते थे, मारियो एंड ऑल दैट। तो जो जो आप अपना क्या कहते हैं, वीडियो गेम में वो जो सीडी एक इतना सा कुछ होता था, उसको ऐसे लगाना पड़ता था, तो उसको आप देखेंगे उसमें ग्रीन कलर का एक चिप होता था। तो वैसे ही आप पीसीबी समझो, वो आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और उसके ऊपर जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे जैसे कैपेसिटर्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, उसकी जो टांगें होती हैं, तो वो सब हमने एच करना है उसमें। एच मतलब लगाना है किसी तरीके से उस पीसीबी में। तो उस प्रोसेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, एक होता है थ्रू होल टेक्नोलॉजी। तो सिंपल है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में आप पैड्स को यूज़ करते हैं और बिना होल करे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जो जो मैंने बताएं, वो पीसीबी में लगाते हैं और आपका पूरा एक जो चिप होता है वो तैयार होता है, जो सर्किट बेसिकली आपका तैयार हो जाता है। और थ्रू होल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप होल करके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं कॉपर यूज़ करके या कोई भी कंडक्टर यूज़ करके आप उसमें लगा सकते हैं।
जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो पीसीबी से अटैच कर सकते हैं। दो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये है बहुत ही बेसिक चीज़। क्या होता है, हर ईएमएस कंपनी ये चीज़ करती है, इसीलिए ये चीज़ आपको बताना इंपॉर्टेंट था। अभी हम जाते हैं केन्स के, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे रिजल्ट वगैरह कैसे रहे हैं, कैसा कर रही है कंपनी, फिर एकदम स्पेसिफिक बातें करूंगा लास्ट में। लंबा वीडियो होगा लेकिन लास्ट में बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास। तो अब अपनी स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले इन्होंने ऑर्डर बुक लिखा है। ऑफ कोर्स Q2 के ही रिजल्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, और इन्होंने H1 FY25 दिया है। Q1 और Q2 को क्लब करके जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 54,200 54,022 करोड़ की, बिकॉज ये मिलियन में लिखा है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5422 करोड़ का ऑर्डर बुक है, नॉट बैड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू कितने का रहा, H1 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब Q1 और Q2 मिक्स हैं इसमें, तो 64% से रेवेन्यू जंप रहा है, गुड। ये कंपनी पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा ग्रो कर रही है, दैट्स वाई यू विल सी कि जो इसके वैल्यूशंस है एक्सट्रीमली हाई, मतलब बहुत ही हाई। एबिटा आप देखेंगे 67% से ग्रो किया, बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो 13.8% पे आ गए हैं, 32 बेसिस पॉइंट वाई इंक्रीज आया था। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95% से बढ़ा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, वो भी तब जब Q1 इनका स्लो होता है, Q2 थोड़ा अच्छा होता है, Q3 और अच्छा होता है, Q4 तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो इनका H1 होता है एसेंशियली उसमें 40-45% ही रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, शायद उतना भी नहीं, ठीक है। पैट मार्जिन आप देखेंगे तो 10.3% पे हैं, गुड इनफ, और मिलेगा भी यार, इन कंपनीज़ को मिलता है पैट मार्जिन, इनका अच्छा रहता है, इनका ग्रॉस मार्जिन भी अच्छे रहते हैं, तो वो सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्थ आप देखेंगे, ठीक है, नेटवर्थ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज इन्होंने QIP भी अभी लास्ट ईयर के एंड में इन्होंने QIP भी रेस किया था फॉर देयर केपेक्स, जो ये एक तो सानंद में कर रहे हैं, जो आपको पता ही होगा, OSAT में ये जा रहे हैं, आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे एनवीडिया ने चिप डिज़ाइन करी, सो हम एनवीडिया को कहते हैं इट इज़ अ फैबलेस कंपनी, मतलब फैब्रिकेशन लेस, तो उनको कंबाइन करके हम बोलते हैं फैबलेस। वो फैब्रिकेट नहीं करती है, फैब्रिकेशन नहीं करती है चिप्स का, उसने बस डिज़ाइन करके दे दिया। अब जो OSAT कंपनीज होती हैं वो चिप्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, टेस्ट करती हैं, उसको असेंबल करती हैं, उसकी पैकेजिंग करेंगी, और लास्ट में टेस्ट करके आगे अपने कस्टमर को या क्लाइंट को दे देंगी। तो वैल्यू चेन आप समझो, एक कंपनी है जो सिर्फ डिज़ाइन कर रही है, एक कंपनी है जो OSAT में भी है। तो अभी जो केन्स का एक कह सकते हैं कि बिजनेस एक सेगमेंट खुलने वाला है, अभी तो बना भी नहीं है। FY26 के Q4 से ये कंपनी कह रही है कि रेवेन्यूज़ हमारे आने शुरू हो जाएंगे, तो अभी उसमें बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी तो, मतलब ये कह सकते हैं आप अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज़ है उसके। जो वहाँ पे फैसिलिटी है केन्स की सानंद गुजरात में, जिसमें कि 50% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट 20-25% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और बाकी का पैसा जो है वो केन्स लगाएगी। तो आप सोचो कि केन्स के पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, तभी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देने का सोच रही है, बिकॉज दीज कंपनीज आर द फ्रंट रनर्स इन द EMS स्पेस, और इसीलिए इनका जो वैल्यूएशन है दे आर लाइक एनीथिंग एल्स। तो नेट डेट भी आप देखेंगे तो नेट डेट थोड़ा सा बढ़ा है इनका, थोड़ा क्या, ठीक ठाक ही इसमें आपको दिखेगा कि नेट डेट बढ़ा है। अब वो चीज़ मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा कि एक थोड़ा इनको ये प्रॉब्लम भी हो सकता है डेट वेट मैनेज करने का, दैट विल बी समथिंग दैट आई विल डिस्कस इन द रिस्क फैक्टर सेक्शन। तो ROCE आप देखेंगे 18.6 का है, ROE 17.6 का है, बट आपको ये ध्यान देना है कि जो इनके अनयूटिलाइज्ड प्रोसीड्स पड़े हुए हैं IPO से और QIP से, तो उनको नहीं इंक्लूड किया है इन्होंने ROE में। अगर उनको भी कर देते तो ROE का नंबर जो है वो आपको बहुत सप्रेस दिखता, कम दिखता, बिकॉज उतना सारा पैसा इनके पास पड़ा है, उस पर रिटर्न जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये एनुअलाइज्ड नंबर्स हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि किस कंपनी में क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ हॉस्पिटल में आप डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो PE उतना एक अच्छा पैरामीटर नहीं होता है। तो EMS कंपनी में आप यहाँ पे जितने भी ये इन्होंने 12 पैरामीटर्स दिए हैं, तो ये सब आप देखो। अगर EMS कंपनी अपने प्रेजेंटेशन में ये पैरामीटर्स दिखा रही है, विच लॉजिकली मीन्स कि ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज, ROE, ROCE, और
नेट डेट और नेट वर्थ, ऑर्डर बुक, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक एएमएस कंपनी के लिए। अभी आप नेट वर्किंग कैपिटल डेज भी देखेंगे तो ये ज़्यादा है। कंपनी का कहना ये है कि क्वार्टर वन में ये क्या करते हैं, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। पहले तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या करते हैं, रिसीवेबल डेज जो आपका होता है, मतलब कितना पैसा आपको लेना है, उसको हम डेज में कन्वर्ट कर देते हैं, कितना पैसा आपको लेना है प्लस इन्वेंट्री में कितने दिन का सामान फंसा हुआ है, माइनस पेबल, मतलब आपको अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को कितने दिन में पैसा देना है। तो अच्छा क्या होता है, जितनी कम आपकी नेटवर्किंग कैपिटल डेज होता है उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, बिकॉज मतलब आपके पास बिजनेस रन करने के लिए नेटवर्किंग कैपिटल डेज का मतलब होता क्या है, एसेंशियली कि आपको कितने दिन का पैसा चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो जितना कम उतना अच्छा, ताकि ताकि इस कंपनी को लोन ना लेना पड़े, इस कंपनी पे जो फाइनेंशियल्स है उसमें स्ट्रेस ना आए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका ये होता है कि आपका पेबल बढ़ जाए, किसी भी तरीके से जो आपने सप्लायर से सामान लिया है उधार पे लो और उसको लंबे टाइम पे उधार चुकाओ। तो आप एसेंशियली सप्लायर के पैसे पे धंधा चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। अब इन्वेंट्री आपका अगर बहुत हाई पड़ा है तो इन्वेंट्री में भी आपका पैसा स्टक रहेगा। रिसीवेबल्स हाई पड़ा है तो मतलब बहुत सारा जो आप सेल्स कर रहे हैं वो क्रेडिट पे कर रहे हैं, उधार पे दे रहे हैं सेल्स, और कस्टमर आपको पैसा लेट में दे रहा है। तो आपको वो नेक्स्ट धंधा करने के लिए, नेक्स्ट कस्टमर का सामान डिलीवर करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा। तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज का आप लॉजिक ये समझो कि रिसीवेबल डेज जितना कम हो उतना अच्छा, इन्वेंट्री जितनी कम हो उतना अच्छा, और पेबल्स जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। फॉर्मूला भी यही होता है, रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज। तो आप ये देखो यहाँ पे 108 डेज़ का नेटवर्किंग कैपिटल डेज है यहाँ पे, जो कि पिछले H1 FY 25 में, H1 FY 24 में 119 डेज़ का था। तो कम तो हुआ है, लेकिन जो उनका H1 होता है वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल होती है काफ़ी स्ट्रेच रहती है, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो उनके साल भर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या आगे जाके जो रिक्वायरमेंट्स आनी है इनके बिजनेस में, तो उसके लिए इन्वेंट्री ऑलरेडी इकट्ठा करके रखते हैं। बाकी जो इनको, आपने देखा होगा कि ये बिज़नेस काफ़ी अच्छे स्पीड से काफ़ी लंबे टाइम तक ग्रो कर रहा है, और इनका गाइडेंस भी ये है कि 3000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू FY 25 में इनको अचीव करना है। तो कुछ कस्टमर्स से इनको रिसीवेबल का भी दिक्कत आ रहा था, ये अभी भी चल रहा है, लेकिन कंपनी का कहना ऐसा है कि जो भी हो इवेंचुअली, हमने जो FY 24 में हमारा नेट वर्किंग कैपिटल डेज जो था वो 84 डेज़ का था, जब साल पूरे साल का ख़त्म होके, तो इस बारी वो 72 to 75 हम करेंगे, मतलब अच्छे ही है, कम ही होएगा। तो वो भी हमको ध्यान देना है कि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और नेट डेट टू एक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एक्विटी इनके पास बहुत पड़ी है, बिकॉज मैंने बताया आईपीओ और क्यूआईपी इन्होंने रेस किया है, तो 0.2 का नेट डेट टू एक्विटी है, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अभी आप डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स अपनी स्क्रीन पे देखो, हाफ ईयरली देखो। पहले मैं H1 FY 25 का बताऊंगा, H1 FY 24 आप खुद देख लेना, जो राइट साइड के दोनों ग्राफ हैं वो पाई चार्ट्स हैं वो आप खुद देख लेना। मैं लेफ्ट साइड के दोनों ऊपर और नीचे रेवेन्यू अक्रॉस वर्टिकल्स और रेवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट्स दोनों बता देता हूँ। तो 28.1% ऑटोमोटिव सेगमेंट में। अब ऑटोमोटिव सेगमेंट में क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग ईवी, वो भी आगे जाके बताऊंगा। इसमें ईवी में क्या, अगर आप ईवी चला रहे हैं या आपको पता है या आप फॉलो करते हैं तो आपको पता है उसमें जो आज की गाड़ियाँ आ रही हैं, एवरीथिंग इज़ क्या कहेंगे कि ऑटोमेटिक है। उसमें जो स्विचेस हैं उसकी असेंबली कैसी है, आपको बस स्विच दबाना। पहले क्या होता था, पहले की गाड़ियों में जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ आती, बहुत पुरानी नहीं, आज से 7-8 साल पहले जो कार्स आती थी, आपको अगर सीट आगे करना है तो वो पूरा मैकेनिकल वो खींचना पड़ता था, फिर आगे करो। फिर वो जो सीट पीछे करनी होती थी जो कैब्स वेब्स में, तो उसको यहाँ से कुछ होता था कि उसको ऐसे मैकेनिकल सेटअप होता था पूरा, यहाँ से ऊपर करो नीचे जाएगी फिर आगे करो। तो अभी क्या है, एट द प्रेस ऑफ अ स्विच आपको सीट में वेंटिलेशन करना है, सीट को वार्म करना है, एवरीथिंग इज़ डन बाय स्विचिंग ऑन अ बटन। हर चीज़ का बटन होता है। आपको अपने मिरर को, जो रियर व्यू मिरर होता है, उसको आगे पीछे करना है, कुछ भी उसको अलाइन करना है कैसे भी, उसके बटन। देयर इज़ नथिंग मैकेनिकल टुडे। हर चीज़ एक जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कंट्रोल्ड होती है। तो वो सब काम है आपका। लाइट कैसे जलेगा, वाइपर कैसे चलेगा, आपका उस बटन दबा के आपका वो जो पूरा सर्किट का डिज़ाइन है कि आपने एक बटन दबाया आपकी सीट आगे हुई पीछे हुई, आपका जो ड्राइविंग का मोड है, स्पोर्ट्स है, नॉर्मल है, कैसा भी है, वो कैसे चेंज होगा, उसका जो पीछे का पूरा सर्किटरी होता है वो डिज़ाइन करती है केन्स, ऑटोमोटिव वाले सेगमेंट में। और इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट में भी ईवी का जो भी काम या करते हैं ना, ये इंडस्ट्रियल में इंक्लूड करते हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना है।
और जो स्मार्ट मीटर है, मैंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में आपको पूरा जो यूनिट इकोनॉमिक्स होता है स्मार्ट मीटर्स का, वो आपको बताया था कि 25 करोड़ मीटर लगने हैं, 10 करोड़ लग चुके, 10 करोड़ की बिडिंग हो चुकी है और अभी 11 करोड़ समथिंग का कुछ बाकी है बिडिंग। तो स्मार्ट मीटर्स का नाम में ही स्मार्ट है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल मीटर्स की तरह नहीं होंगे जो आपके घरों में अभी लगे हैं, अनटिल अनलेस आपके यहाँ स्मार्ट मीटर ऑलरेडी नहीं लगा हुआ है। तो वो जो स्मार्ट मीटर है उसके पीछे जो सर्किटरी होती है, जो डिज़ाइन होता है, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, तो वो सब भी ये डिज़ाइन करती है केन्स टेक्नोलॉजीज़। तो वो भी इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट में आता है। बाकी एरोस्पेस, आउटर स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्या करते हैं, जैसे एरोस्पेस में इनका एक क्लाइंट है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, हनीवेल करके, और वो इंजन्स वगैरह बनाते हैं। तो इंजन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या किस टॉर्क पे ये बहुत आइडल परफॉर्मेंस देगा, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी। पहले क्या होता था, इंजन काम कर रहा है तो भाई कर रहा है, जैसे ब्रशलेस ड्राइव टेक्नोलॉजी अभी आई है, अब रिसेंटली आई है, बहुत पहले नहीं आई है। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट अभी 3-4 महीने पहले आई है, रिसेंटली आई है। ये ब्रशलेस ड्राइव टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर होता है इंस्टेड ऑफ अ मैकेनिकल कम्यूटेटर। तो पहले वाली मोटर्स में क्या होता था, लेट्स से ब्रशिंग्स होती थी, जो आपका मैकेनिकल कम्यूटेटर होता है, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए मैकेनिकल कम्यूटेटर में ब्रशिंग्स यूज़ होती थी। तो वो ब्रशिंग्स जो था वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को ट्रांसफ़र करती थी मैकेनिकल कम्यूटेटर पे। लेकिन अभी क्या है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या था कि जब वो सारा काम मैकेनिकल है, वो ब्रशिंग्स थोड़ा टाइम पास घिस जाती थी, वियर एंड टियर आ जाता था, तो एफिशिएंसी आ नहीं पाती थी। अभी क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर लगाते हैं, ESC जिसे हम कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर अब यूज़ होता है। तो हम सारा कुछ इलेक्ट्रिकल, मतलब सारा कुछ बाहर से रिमोटली हम मैनेज कर सकते हैं, और उसमें वियर टियर कम आता है, नॉइज़ कम होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाती है। तो ये सब काम होता है एरोस्पेस में, आउटर स्पेस में और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इनफैक्ट अगर मेडिकल की भी मैं बात करूं, आगे जाके मैं सब बताऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें अभी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ये हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं, जो एरोस्पेस का है, जो मेडिकल का है। बेसिकली अगर हाई वॉल्यूम में कोई चीज़ जनरेट कर रही है, ये कंपनी बना रही है, तो उसमें मार्जिन्स कम होते हैं। और जो लो वॉल्यूम में बना रही है कंपनी, जैसे एरोस्पेस में और मेडिकल वगैरह में, तो जैसे दहानर ग्रुप इनका एक अच्छा क्लाइंट है, जिन्होंने केन्स को अप्रूव किया है USA और यूरोप में। जो भी वो सिस्टम बनाएंगे, जो मेडिकल इक्विपमेंट वो बनाएंगे, उसके जो पीछे का जो सर्किटरी का काम होगा, केन्स विल डू इट। सारा नहीं, बट हाँ कुछ कुछ जो चीज़ें होंगी। अब इनका क्या होता है ना, केन्स की आपको एक प्रॉब्लम ये चीज़ में नज़र आएगी कि जो इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे हनीवेल मैंने बताया, दानर ग्रुप जो मैंने बताया, वो इनके इनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है, NDA जो होता है, वो साइन करते हैं। तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि दानर ग्रुप के लिए कौन सा प्रोडक्ट बना रही है और क्या मार्जिन कमा रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। हनीवेल के लिए इसने क्या बनाया, ये हमें नहीं पता चल पाएगा। तो ये ऑब्वियसली NDA साइन होते हैं इनके साथ। तो इसीलिए केन्स जो है वो हर सेगमेंट के मार्जिन्स को सेपरेटली नहीं बताती है कि कितने कितने मार्जिन्स हमने कमाए हैं, बिकॉज ऑफ NDAs एंड ऑल दैट। बाकी रेलवेज़ में मैंने आपको बताया, कवच एंड ऑल। बाकी रेलवेज़ में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इनकी, स्मार्ट मीटरिंग में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, और IoT IT भी हैं। IoT वगैरह क्या ही होता है, मतलब जैसे आपका स्मार्ट वॉच है, और आपका घर में लेट्स से एलेक्सा है, या फिर आपके घर पे AC है, वो भी अगर आपने अगर IoT इनेबल्ड AC है, जिसमें कोई सिस्टम एम्बेडेड कर रखा है आपने, तो आप घर पे नहीं हैं, आप दूर हैं, तो आपने बस अपने फ़ोन से आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं अपने AC को। तो दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी होता है, ये IoT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं इस स्पेस में, कि वो कनेक्टेड कैसे रहें आपस में। एंड दिस इज़ मेजरली इम्प्लीमेंटेड थ्रू BLE टेक्नोलॉजी, जो हम ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी जो होता है। जैसे आपका स्मार्ट वॉच है, अब स्मार्ट वॉच में अगर ब्लूटूथ वाली टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जो कन्वेंशनल ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है, तो वो उतना सारा पावर ले लेगी, पावर कंजम्पशन बहुत हाई होगा, आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा अपने स्मार्ट वॉच को। तो इसीलिए जो स्मार्ट वॉच वगैरह होती हैं, जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, जिनको हमेशा इंटरकनेक्टेड रहना है थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे हम BLE टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी, ताकि ये कनेक्टेड रहें लेकिन उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन ना आए। ओके। अब रेवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट्स, आप नीचे वाला ग्राफ देखो, OEM टर्न की मतलब आप ये समझो, आपको किसी ने घर बना के दिया पूरा, अब आपको बस चाबी खोलनी है, आप यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन द की।
सारा काम करके देंगे। मतलब टर्न की में ये टर्न की का मतलब होता है, एसेंस ये होता है टर्न की का। अब बॉक्स बिल्ड होता है एक, और जो दूसरा है नीचे जो इन्होंने पीसीबीए लिखा है, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके समझाया। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चिपकाते हैं या फंसाते हैं या जो भी करते हैं, एच करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं पीसीबीए। पीसीबी में डाला सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो वो मिलके क्या हो जाता है पीसीबी है। और कुछ नहीं डाला हुआ है तो सिर्फ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी। तो बॉक्स बिल्ड में क्या होता है, जैसे मैंने स्मार्ट वॉच का आपको एग्जांपल दिया, तो आप सर्किटरी तो जैसे पीसीबी, जो उन्होंने दो चीज़ें लिखी हैं, ओईएम टर्न की बॉक्स बिल्ड एंड ओईएम टर्न की पीसीबीए। अगर सिर्फ पीसीबीए का ऑर्डर मिला है तो कंपनी क्या करेगी स्मार्ट वॉच के लिए, जैसे बोट, आई एम नॉट सेइंग कि बोट इनका क्लाइंट है या नहीं है, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है पता करना, अगेन बिकॉज ऑफ एनडीएस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स। तो लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं एज्यूम करता हूँ कि बोट केन्स के पास गई और अपने पीसीबीए के अंडर ऑर्डर दिया, तो केन्स क्या करेगी, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी बोट की, उस हिसाब से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एच करेगी और उसे पीसीबीए ऑर्डर कहेंगे हम कि पीसीबीए में ऑर्डर आया। अब बॉक्स बिल्ड में क्या होता है कि कंपनी ने पीसीबीए खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बिल्ड किए, उसके ऊपर लगाए जिस हिसाब से सर्किट की रिक्वायरमेंट्स थी, पीसीबीए कंप्लीट हुआ। इसके बाद बॉक्स बिल्ड भी, उसका मेटल फ्रेम, फिर डिस्प्ले वॉच का सब कुछ, तो वो डिज़ाइन करेगी, वो भी डिज़ाइन करेगी केन्स। तो बॉक्स बिल्ड में पूरा ऊपर का जो पूरा डब्बा होगा वो भी आ जाएगा, और पीसीबीए में सिर्फ और सिर्फ जो पीसीबीए के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डाले, बेसिकली जो सर्किट डिज़ाइन किया वो आएगा। तो वो दोनों चीज़ें होती हैं। बॉक्स बिल्ड में थोड़ा मार्जिन हाई होंगे ऑब्वियसली, समझाने की ज़रूरत नहीं है क्यों, बिकॉज ये पूरा काम हो जाता है, ठीक है। बाकी 1.4% कितना है, ओडीएम मतलब डिज़ाइन करती है ये, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। जैसे मैंने आपको बताया था ईपैक ड्यूरेबल इज़ एन ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर फॉर वेरियस एसी एंड वॉशिंग मशीन ओईएम्स। तो ये भी आपको देखना है कि डिज़ाइन भी करती है। बाकी अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कंपनी करती क्या है। अब एक और स्लाइड बताता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी मैं आपको चलो ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये वाले आप स्लाइड देखो। ऑटोमोटिव में कौन कौन से काम आते हैं इनके, मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट स्लाइड में सारे सेगमेंट डिस्कस करूँगा ताकि बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएँ। क्लस्टर पीसीबीए, ऑटोमोटिव की बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले क्लस्टर पीसीबीए मतलब आप अपनी जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जो स्मार्ट, जो आपका मीटर, क्या कहेंगे उसे, जो आपका स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है बेसिकली, जिसमें सब कुछ दिख रहा है आपको, तो वो कैसे, उसके पीछे का सारा कुछ सर्किट डिज़ाइन, उस क्लस्टर का सारा कुछ सर्किट डिज़ाइन कौन करेगा, केन्स करेगी। तो समझ गए, आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत बताने की ज़रूरत है। इनफैक्ट स्क्रीन पे भी आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। नीचे वाला एलईडी हेडलैम्प, टेल लैम्प, एलईडी पोजीशन लैम्प, डीआरएल पीसीबीए, तो ये सब भी हेडलाइट कैसे जलेगी, टेल लाइट कैसे जलेगी, क्या उसके पीछे का सर्किट डिज़ाइन होगा, वो सब केन्स आपको प्रोवाइड करेगी। स्विचेस पीसीबी है, जो मैंने आपको बताया, एक स्विच दबा के अगर आपकी जो सीट है वो आगे पीछे हो रही है, इंक्लाइन हो रही है, या फिर उसमें वेंटिलेशन हो रहा है, वो हीट अप हो रही है आपकी सीट, या फिर रियर जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो स्विच दबा के जो भी काम आपका कार कर रही है, ऑटोमोटिव सेगमेंट में आपका कार कर रही है, तो वो सब जो सर्किटरी पीछे की हमको जो नहीं दिखती है, हमको तो ये दिख रहा है हमने बटन दबाया काम हो गया, लेकिन जो सर्किटरी डिज़ाइन करा हुआ है वो सब कौन करता है, वो सब करता है केन्स। ओके, सारा कुछ डिस्कस करूँगा तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल एंड ईवी में चले जाते हैं। इसमें मैं जैसे पीएलई, अगर आप देखेंगे इंजन कंट्रोल पैनल, इंजन कंट्रोल पैनल मैंने आपको बताया कि पहले तो इंजन्स होते थे भाई, वो चलना है तो चलना है, मैकेनिकल इंजन्स है। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन के बाद, कम्यूटेशन के बाद क्या हो गया कि आप इंजन की एफिशिएंसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। इंजन में कोई वियर एंड टियर आया उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, तो बाई उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और वो सेंसर्स बार बार इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं कि ओके टॉर्क कितना है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, स्ट्रेन कितना है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितने आरपीएम पे मोटर चल रही है, जो भी होता होगा मोटर का, जितना भी फंक्शन होता होगा, वो इंजन कंट्रोल पैनल में सब कुछ आपको शो हो जाएगा। और उस हिसाब से इंडस्ट्री में आप इंजन की एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। और उसका जो पूरा डिज़ाइनिंग है सर्किट का, जो पीछे की जो चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं वो सब डिज़ाइन करेगा केन्स। स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर,
बहुत ही बेसिक एग्जांपल, कितनी धूप है, कितना लाइट है, कितना नहीं है, कितना चार्ज है, कितना नहीं है। तो वो स्मार्ट लाइटनिंग जो होती है, जो स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर है, वो पीछे की सर्किटरी डिज़ाइन कौन करेगा? केन्स करेगा। मतलब और सब कंपनीज भी करती हैं, बट केन्स क्या करता है, मैं सिर्फ वो आपको अभी बता रहा हूँ। बीएलई मॉड्यूल तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ब्लूटूथ लो एनर्जी वाला जो मैंने आपको बताया था। प्रिसीजन ब्रिज एंड स्ट्रेन गेज। अब स्ट्रेन गेज, प्रिसीजन ब्रिज क्या होता है? अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, टीचर्स गला फाड़ फाड़ के ये चीज़ें पढ़ाते थे हमको कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट क्या होता है। आपने कोई ब्रिज है, लेट्स से मैं ब्रिज का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ब्रिज में हम अगर उसमें स्ट्रेन पड़ रहा है, ठीक है, तो ब्रिज में रेजिस्टेंस आएगा। अब वो जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको, इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, तो हमने प्रिसीजन ब्रिज, स्ट्रेन गेज हमने ब्रिज पे लगा दिया। अब ब्रिज पे नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो जितना भी उसको स्ट्रेन पड़ेगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अब वो रेजिस्टेंस मेजर कौन करेगा? अब नॉर्मली क्या, हम बहुत मुश्किल है ना ये सब चीज़ें, तो प्रिसीजन ब्रिज जो है वो इतना, नाम ही उसका प्रिसीजन ब्रिज है, तो वो इतनी प्रिसाइजली मेजर करेगा रेजिस्टेंस को कि जो इंजीनियर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ओके, अभी इस ब्रिज की हालत ठीक है या नहीं है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस को, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेन, जितना भी अननोन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए ये सब डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ओके, रेलवेज़ में मैंने आपको बताया UM71 रिसीवर, हमको पता चलता है कि ट्रेन का डायरेक्शन, ट्रेन की स्पीड क्या है, मतलब आगे कोलिजन होने वाला है नहीं है, लोकेशन क्या है। तो ये सब, और ETCS क्यूबिकल, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में जब हम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम कवच वर्ड यूज़ करते हैं, वो इंडियन सेंस में यूज़ होता है, लेकिन हम यूरोप की जब बात कर रहे हैं वहाँ ETCS, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। चीज़ें बहुत बहुत हद तक सिमिलर होती हैं। ट्रैक में आपके RFID टैग्स लगते हैं हर 1 किलोमीटर्स में, टिपिकली हर 1 किलोमीटर्स में, और वो तो ट्रैक साइड इक्विपमेंट हो गए। अब जो आपका लोकोमोटिव है, चाहे वंदे भारत हो या फिर कोई भी ट्रेन हो, बिकॉज सारी ट्रेन को हमको कवच डालना है उसमें, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इंजन में जहाँ पे ड्राइवर बैठा है उसके सामने एक पैनल होगा जिसको हम ड्राइवर मशीन इंटरफेस भी कहते हैं, उसको दिखेगा ना। अब वो इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज तो नहीं समझेगा, बाइनरी लैंग्वेज तो नहीं समझेगा। उसको ट्रेन की, अगर जो RFID टैग्स हमने ट्रैक पे लगाए हैं और RFID रीडर हमने ट्रेन पे लगाया है, तो जब जब ट्रेन जैसे जैसे RFID ट्रैक्स के आसपास से जाती रहेगी तो वो टैग्स से हम, RFID जो रीडर है ट्रेन में जो लगा हुआ है, वो टैग्स की लोकेशन बार बार देखता रहेगा, और वो जो ड्राइवर मशीन इंटरफेस है वहाँ पे ड्राइवर को दिखता रहेगा कि ओके, मेरी ट्रेन का लोकेशन ये है, ये है, ये है। फिर उसमें एक अवॉइडेंस मैकेनिज्म भी होता है। लेट्स से बहुत फॉग है, सिग्नल है रेड, ड्राइवर ने नहीं देखा, ट्रेन के ड्राइवर ने, बिकॉज ऑफ द फॉग नहीं दिखा, लेकिन ट्रेन को तो पता चल जाएगा, उसका जो मॉडेम है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, या फिर जो टैग्स लगे हुए हैं, या फिर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, ट्रेन को तो पता चल गया कि भाई इस ड्राइवर ने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया है, इवन दो अनइंटेंशनली किया, बिकॉज दिखा ही नहीं फॉग में। तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, और जो ड्राइवर का जो डिसीजन है उसको सरपास करके ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएंगे ताकि कोलिजन ना हो। इसीलिए उसको एंटी कोलिजन सिस्टम भी कहते हैं, और इसी यही 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 चीज़ है कवच में। कोई बहुत, अब कवच अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत टिपिकल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देके समझना है कि चीज़ें क्या हो। यही है कवच, जो मैंने आपको बताया, कवच यही है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ऑफ कोर्स उसको किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे, बट मोटा माटी अगर मैं बताऊं तो कवच यही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, तो उसमें भी आती है। बाकी अब सारा बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट तो क्या होगा, लेकिन अब ठीक है, मेडिकल में आप देख लो यार, एंडोस्कोपी कार्ट एंड ICP सेंसर मॉड्यूल। एंडोस्कोपी में आपने देखा होगा, अगर बिकॉज माई डैड हैड अ लॉट ऑफ एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स बिफोर ही इवेंचुअली डाइड। तो जब मैंने देखता था एंडोस्कोपी में बहुत सारी चीज़ें, उसमें कार्ट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ रखी रहती हैं, तो वो सब कार्ट भी मेडिकल वाले सेगमेंट में ये सब बनाते हैं। एक्सरे, डेंटल एक्सरे मशीन, कंट्रोलर यूनिट्स, बहुत सारी। अब एरोस्पेस में HH सोनार, हैंड हेल्ड सोनार जो होता है, जब आप, अगर इनफैक्ट आप हैंड हेल्ड सोनार से आपको बेसिकली पता चलता है कि ऑब्जेक्ट है आगे या नहीं है। बाकी ESAF और मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब वही कि जिन मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जिनके बिना आपका मिशन फेल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मार्जिन इनमें बहुत हाई होते हैं। अब LRU केबल असेंबलीज क्या होती हैं, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, मतलब जैसे आप अगर डिफेंस सेक्टर को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया जाता है कि जो लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स हैं,
ऑपरेशन में कोई आपका चीज़ ख़राब हो गई, ठीक है, आप उसको फटाफट रिप्लेस करके लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते होंगे या जितने भी सिस्टम्स आते होंगे, उनमें क्या होता है कि आपने एक सिस्टम ख़राब हुआ, वो सबको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको आप ऑपरेट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नहीं हो पाएंगी। इसीलिए जो लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट होता है, उसको आपने चेंज किया, दूसरा लगा दिया, बस यही चीज़ होती है। तो उसको ये लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स नहीं बनाती है, ये आप कंफ्यूज मत करना, वो डिफेंस वाली कंपनीज का काम है। बट उसका जो प्रोसीजर को कैसे करना है, केबल्स असेंबलीज कैसे लगेंगी, जो भी कुछ जो सिस्टम बचा, जो काम बच गया, एक ने तो सिस्टम बना दिया कि आप ओके एक चीज़ ख़राब हुई, डिफेंस की कंपनीज़ ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि ये उसमें फ़िट करना है, तो जो प्रोसीजर है फ़िट करने का, उसका जो भी सामान बनाना है, इक्विपमेंट बनाना है, केबल असेंबलीज होंगी, वो सब केन्स प्रोवाइड करेगी। बाकी इस चीज़ पे मैं आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ऑलरेडी इसमें हो गया है, टाइम ले चुका है, वेस्ट तो नहीं बोलूँगा बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ भी आ रही होंगी आपको। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि चल क्या रहा है केन्स में, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो मैंने आपको बताया कि Q1 FY25 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक एरोस्पेस में बहुत बड़ा क्लाइंट इन्होंने एक्वायर किया था, तो आई थिंक उसका नाम हनीवेल है, बिकॉज Q2 FY25 में इन्होंने हनीवेल का डिस्कशन किया था, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से बताया था, तो आई एम एज्यूमिंग, बट आई एम नॉट श्योर कि वो हनीवेल की ही बात कर रहे थे Q1 FY25 में या नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। बाकी गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन 3000 करोड़ का गाइडेंस है इस साल में, एबिटा मार्जिन्स 15% का गाइडेंस है। अभी एबिटा मार्जिन्स कम इनके हो रखे हैं, 13.8 है, 15 नहीं है बेसिकली। तो आगे जाके कंपनी का ये कहना है कि जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ेगा, बिकॉज Q1 में ये सिर्फ 15% रेवेन्यू ऑफ द एंटायर ईयर इज जनरेटेड इन Q1, 20 to 25% ऑफ एंटायर ईयर्स रेवेन्यू इज जनरेटेड इन Q2। तो Q1 Q2 कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, हार्डली 40% रेवेन्यू आता है, तो इसमें ऑपरेशनल लेवरेज मिलना और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ को एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, 13.8 हैं अभी रेवेन्यू, 15 आई थिंक हो जाएंगे, बट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये होता है। ओके, अभी जो मैंने कवच बिजनेस बताया था, तो Q1 में इन्होंने क्या अभी कवच में आई थिंक ये सिर्फ अब जैसे कहते हैं ना POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज में है, कोई इन्होंने बहुत अभी कमाल नहीं किया है इस वाले सेगमेंट में, कोई धमाका नहीं किया है कि भाई अच्छी खासी सेल्स आ रही है एंड ऑल दैट। तो इन्होंने 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी कवच का सिस्टम इनका होना है। तो बाद में ये क्या करेंगे, जैसे हिटाची है, सीमेंस है, ये तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, करनेक्स है, छोटी सी कंपनी है, उसको अच्छा खासा ऑर्डर मिला था। अभी आप अगर उसको देखेंगे, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स को भी अगर आप पढ़ेंगे तो 2000 समथिंग करोड़ का उनको ऑर्डर मिला है, और बहुत छोटी कंपनी है, तो उसको भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। कवच के जब मैं डिस्कस करूँगा कवच को, तो शायद उस बिज़नेस को भी मैं उस वाले में क्लब करके आपको बता दूंगा। ओके, अभी क्या है, एक्सपोर्ट इनका 15% पे है, 20% लेके जाने की इनकी बात हो रही है। अब ओसैट बिजनेस की मैं बात करता हूँ। कवच में पहले कवच को ख़त्म कर लेते हैं, जैसे सीमेंस है, हिटाची है, या फिर और सारी जो कंपनीज़ हैं, मे बी वो उनको ऑर्डर मिला, उन्होंने टेंडर डाला एंड ऑल दैट, जो भी है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फिर जो रिसर्च जो RDSO होता है, RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंडियन रेलवेज़ की लोकोमोटिव्स में या ट्रैक में या कहीं पे भी कोई भी इक्विपमेंट लगना है, तो RDSO का अप्रूवल उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो टेंडर डालेंगे, जैसे निकल भी रहे हैं, कवच के फेज़ 2 के भी टेंडर निकले हैं। कवच में कितना काम हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी अश्वनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में आके जो सब कुछ बताया था, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि स्कोप कितना बाकी है। अच्छा खासा स्कोप अभी बाकी है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कवच वाले जो सेगमेंट है उसको केटर करती है, पर टेक्नोलॉजी वाइज कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास और नाम बहुत है कंपनी का। और ऑब्वियसली ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 50% सब्सिडी आपको प्रोवाइड कर रही है ओसैट बिजनेस के लिए, आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग के लिए, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ तो देखा ही होगा। इट्स जस्ट वेरी लॉजिकल टू से दैट। ओके, 750 करोड़ ये मैसूरू प्लांट में दो बिज़नेस की मैं बात करूँगा। अभी क्या है ना, इस कंपनी के साथ क्या होता है कि ये हर साल, हर 1.5 साल में, हर 1.1 to 1.5 ईयर्स में, जो इसके जो कैश का वो सेगमेंट जो होता है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, वो चेंज होता रहता है। पहले ऑटोमोबाइल्स था, फिर EV वाला सेगमेंट इनका आया, फिर एरोस्पेस का आया,
और अभी अभी इनका क्या चल रहा है कि स्मार्ट मीटरिंग और कवच इनका आने वाला है कि हाँ ओके, इसमें भी काफ़ी सारा एक सोच रहे हैं कि पैसा कमाने का इस वाले सेगमेंट में। और इसके बाद जो इनका है ओसैट बिजनेस, जो मैंने बताया जो सनन में ये खोल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और अगर ओसैट बिजनेस है उसकी अगर मैं यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो पर एम्प्लॉय एक साल में 1.15 टू 1.35 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है ओसैट बिजनेस में। तो वो एम्प्लॉय हैवी बिजनेस नहीं है, और विच इज़ अ गुड साइन, ताकि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम रहे। बाकी 1400 करोड़ इन्होंने QIP में रेज़ किए थे, जो मैंने आपको बताया। मैसूरू प्लांट में जो HDI PCB मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, PCB है। थोड़ा बहुत ये PCB मैन्युफैक्चर करते हैं, थोड़ा बहुत ये PCB इंपोर्ट करते हैं, इंडियन कंपनीज़ की मैं अभी इस टाइम पे बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या करेगी ये कंपनी, फुली इंटीग्रेटेड EMS कंपनी होने के लिए इसको अपने ही बोर्ड्स चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो ये चिपकाई देगी उस पर, वो तो ये बनाती होगी या फिर सोर्स कर लेगी, लेकिन जो इंटीग्रेटेड होने के लिए इसको PCB बोर्ड्स भी अपने बनाने हैं। लेकिन अब क्या है, आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो ओसैट बिजनेस ये बना रहे हैं वो 28 नैनोमीटर के अबव वाली रेंज में ये बना रहे हैं। लेकिन एनवीडिया हो गई, ये बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, या आगे आने वाले टाइम में आपको एक हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट PCB चाहिए। PCB जो पुराने थे उसमें क्या था, सर्किटरी बहुत बड़ा हो जाता था, PCB बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था, और डेंसिटी कम रहती थी, तो स्पेस ज़्यादा लेता था। अभी क्या है, हम चाह रहे हैं कि चीज़ें छोटी 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 छोटी, ये एटलीस्ट चिप्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें यही चीज़ होता है कि छोटी करो, उसे और छोटी करो। तो जो HDI PCB वाला बोर्ड है ना, ये बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसमें, मतलब छोटे स्पेस में आप ज़्यादा कंपोनेंट लगा सकते हैं, ईजीली उसको जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ईजिली हम एच कर सकते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, जगह कम लेगी। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट HDI PCB में कर सकते हैं। नॉर्मल अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो सिर्फ PCB की कर रहा था। तो ये आप कह सकते हैं कि जो HDI PCB है, इट्स अ वेरी एडवांस्ड वर्जन ऑफ PCB। तो जब ये बनाएंगे उसको खुद से मैन्युफैक्चर करने के लिए ये प्लांट बना रहे हैं मैसूरू में, और 750 करोड़ का उसमें रेवेन्यू है। तो आप फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी कहाँ से आपको नज़र आ रही है, बिजनेस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगी ओसैट से। FY 26 के फोर्थ क्वार्टर से रेवेन्यू वहाँ से आना शुरू हो जाएगा, जो सनन में प्लांट है। और ये HDI PCB से 750 करोड़ का जो केपेक्स कर रहे हैं, तो यहाँ से रेवेन्यू आने का बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे जाके। ओके 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 ओके। बाकी स्क्राइमेको को इन्होंने एक्वायर किया था। स्मार्ट मीटरिंग में ये कंपनी कब घुसी, जब इसने स्क्राइमेको को एक्वायर किया। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट उसका नाम है ISKRAEMECO, सो स्क्राइमेको उसे हम कहेंगे। तो स्क्राइमेको पे बहुत सारे स्टेट यूटिलिटीज़ के, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो स्मार्ट मीटरिंग का काम है वो कौन करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ द कंपनीज़ करती हैं। पावर जनरेशन कंपनीज़, आपको देखना पड़ेगा अदानी एनर्जी वाला, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस वाला वीडियो, बहुत जाके डिटेल में मैंने बताया है। कुछ कंपनीज होती हैं पावर जनरेट करती हैं, कुछ कंपनीज ट्रांसमिट करती हैं, फिर लास्ट की कंपनीज आती हैं जो हमारे घर तक बिजली पहुंचाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उन्हें हम कहते हैं। तो जो स्क्राइमेको है वो एक उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स थे। आई थिंक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कुछ ऑर्डर्स थे, और उड़ीसा वाली गवर्नमेंट से कुछ ऑर्डर्स थे। बेसिकली स्टेट यूटिलिटीज़ से काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे उनके पास, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे उनके पास स्मार्ट मीटरिंग में। तो इस केन्स ने क्या किया, उस कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, बिकॉज उस कंपनी के पास स्मार्ट मीटरिंग की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और वहाँ से फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी का एक और डोर ओपन हो चुका है स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में। अब और कौन कौन सी कंपनीज हैं बाय द वे स्मार्ट मीटरिंग में, बिकॉज बहुत लोग मुझे कहते हैं कि और कंपनीज़ के बारे में भी आप डिस्कस कर लेना, जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो स्मार्ट मीटरिंग में जीनस पावर है, IEECL है, AESL अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, और टाटा पावर, टू नेम अ फ्यू। ओके, ये सारी कंपनीज़ नहीं हैं। अभी स्क्रैमेको जो है, जो इसने एक्वायर किया है, स्क्रैमेको को केन्स ने जो एक्वायर किया है, वहाँ पे 6500 करोड़ की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। एंड कंपनी ये कह रही है कि वी विल थ्रू केन्स वी विल बी एबल टू सिक्योर 15 to 20% ऑफ स्मार्ट मीटर ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस AMISPs, एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो AMISPs जो होती हैं, जो बेसिकली स्टेट यूटिलिटीज़ हैं, बेसिकली जो स्मार्ट मीटर्स लगवाने का जिनको काम मिल रहा है, तो स्मार्ट मीटर्स कोई बनाएगा भी तो वो बनाएगी केन्स। और जितने भी 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, मीन्स 250 मिलियन लगने हैं, 25 करोड़ मानो, तो उसमें से कंपनी कह रही है 15 to 20% हमारा मार्केट शेयर रहेगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। काफ़ी ज़्यादा स्कोप आ जाएगा उसके बाद।
और स्क्राइमेको जो है उसके पास और अच्छी दो टेक्नोलॉजीज़ और हैं। एक तो स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया। फ़ायदा क्या है, ये एमडीएम टेक्नोलॉजी भी इसके पास है, मीटर डेटा मैनेजमेंट। ये क्या करती है, कलेक्ट करेगी। अब स्मार्ट मीटर से कोई तो डेटा कलेक्ट करेगा, कहीं पे तो वो डेटा कलेक्ट होगा, तो ये कलेक्ट करेगी डेटा को, स्टोर करेगी, वैलिडेट करेगी। उस सारे डेटा का यूज़ करके फिर हम जो ग्रिड है उसको भी हम स्मार्ट बना सकते हैं, और बहुत सारा उस डेटा का यूज़ करके हम बहुत सारी इंसाइट्स ले सकते हैं। तो वो एमडीएम टेक्नोलॉजी होती है आपकी मीटर डेटा मैनेजमेंट। और दूसरी टेक्नोलॉजी होती है HES, जिसे हम कहते हैं हेड एंड सिस्टम्स। तो वो क्या करती है, सर्व्स एज द कम्युनिकेशन हब बिटवीन स्मार्ट मीटर्स एंड यूटिलिटीज़ सेंट्रल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉ डेटा मीटर से कलेक्ट होता है वो जाता है हेड एंड सिस्टम में, और हेड एंड सिस्टम से वो डेटा जाता है एमडीएम में, जो मैंने आपको पहले बताया मीटर डेटा मैनेजमेंट में। तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, बिकॉज मैं जल्दी में अब कंप्लीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। आई डोंट वांट द वीडियो टू बी 1 hour लॉन्ग। बाकी लास्ट में मैं ये बता देता हूँ कि कवच सिस्टम का अपडेट आपको दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएँ। ओके, कवच सिस्टम चलो ठीक है दे देता हूँ, जब स्टार्ट कर ही दिया है। 4,960 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑलरेडी बिछा चुका है, जो भी ट्रेन ट्रैक के आसपास। और 378 टेलीकॉम टावर्स लग चुके हैं। 381 स्टेशंस आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद द कवच सिस्टम। 482 लोकोमोटिव्स हैव ऑलरेडी बीन फिटेड विद द कवच सिस्टम, एंड 1948 रूट किलोमीटर्स ऑफ कवच सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। करना कितना है, मोर देन 50,000, तो वो भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा, 10,000 लोकोमोटिव्स में और कवच सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे। अभी कितना है, सिर्फ 482। तो जस्ट इमेजिन द स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी हेयर। करंट बिट्स कितनी है जो ओपन है 15,000 किलोमीटर्स के लिए, और फ्यूचर बिट्स कितनी है 9,000 किलोमीटर्स के लिए। अब आपको देखना है, अब ट्रैक साइड में आप ये देखो, थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं। जब हम ट्रैक साइड की बात करते हैं तो 50 lakhs पर किलोमीटर खर्चा आता है कवच सिस्टम को इंटीग्रेट करने का। और मैं लोकोमोटिव की बात करता हूँ तो एक लोकोमोटिव मतलब एक ट्रेन में 80 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है अगर उसको पूरा कवच से इंटीग्रेट करना है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ओके, ठीक है यार, अभी इसको इतना ही रखते हैं। बाकी अगर एक चीज़ आपको समझना है, बिकॉज इसका कैश फ्लो जो था FY24 में थोड़ा बहुत था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार ये क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी जो कंपनी है वो केपेक्स कर रही है या फिर केपेक्स हैवी बिजनेस है। बिकॉज अगर आप OCF आपका नेगेटिव है तो आप कैश जनरेट नहीं कर रहे हैं। आप सारा का सारा धंधा जो है, या इधर आप क्रेडिट पे मतलब उधार पे आप कस्टमर्स को दे रहे हो, कस्टमर पैसा वापस नहीं कर रहा है। दैट्स इट इज़ वन ऑफ द रीजन। दो बड़े रीजंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होने के, एक तो इन्वेंट्री आपने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, या फिर रिसीवेबल्स आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब आपने जो पैसा लेना है कस्टमर से वो आप बहुत लेट में ले रहे हैं, या कस्टमर आपको दे नहीं रहे हैं। दैट्स वाई योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो मोस्टली इन मोस्ट केसेस, दैट्स वाई योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिकम्स नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या कह रही है कि जो हम FY24 के एंड में, बिकॉज कंपनी का गाइडेंस क्या है, 3,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का क्या गाइडेंस है, 7% ऑफ 3,000 करोड़ रुपीज़ विल बी अवर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन दिस ईयर। अब उसके लिए भी स्टेप लेना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स। तो ये कंपनी क्या कह रही है कि हम अपने वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री वाले बेसिस पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने सप्लायर्स को पहले ही बता देते हैं कि ओके, फॉर द नेक्स्ट 6 months या फिर फॉर द नेक्स्ट 1 year हमको ये रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और आप ऑलरेडी इसको सोर्स करके रखो। लेकिन पहले क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, पहले क्या होता था कि अगर कंपनी बोले कि यार 1 साल के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए, और सप्लायर के साथ अगर वो बात करने जाए तो सप्लायर प्राइसेस बढ़ा देते थे उस चीज़ के बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो इन्होंने पहले ये ऑप्शन नहीं लिया, बिकॉज इस केस में इनके ग्रॉस मार्जिन कम हो जाते हैं। बिकॉज सेम रॉ मटेरियल अगर आपको सस्ते में मिल रहा है, इवन दो श्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। दो केसेस हैं यहाँ पे, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री में क्या होता है, आप 1 साल तक आपने रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करवा दिया, जो भी एग्रीमेंट में आप आए वो आपने कर दिया, तो यू हैव द सिक्योरिटी फॉर द नेक्स्ट 1 year। उसमें लेकिन क्या होता है, सिंस आपको सिक्योरिटी मिल गई है कि 1 साल तक आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो सप्लायर जो है वो आपके प्राइसेस बढ़ा देता था, तो उससे ग्रॉस मार्जिन कम हो जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अभी केन्स ऐसा कह रही है कि बहुत सारे सप्लायर्स जो हैं वो खुद इनके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ओके, हम आपको 1 साल तक नॉर्मल रेट्स पे सप्लाई सिक्योर करने का हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, और आप ये चीज़ करो। तो इससे क्या होगा, इन्वेंट्री डेज कम हो जाएगा एटलीस्ट, और रिसीवेबल डेज तो कम हो ही जाना है।
ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है, मैं नहीं, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये है केन्स का। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट आई होप आपको ईएमएस कंपनी कैसे काम करती है, क्या होता है, फंडा क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। आई रियली होप दैट, बिकॉज बहुत टाइम लग चुका है इस वीडियो में। अब वैल्यूएशंस की बात करूं तो ऑब्वियसली वेरी हाई, बट इस वीडियो का बिल्कुल भी ये पॉइंट तो नहीं था कि वैल्यूएशन डिस्कस करना या फिर क्या। वो तो एक मतलब किसी को भी पता चलेगा, अगर मार्केट में जो नया भी है वो भी देख के समझ जाएगा कि यार 200 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड पॉइंट, गुड कंपनी टू एंटर। बट आपने अगर केन समझ लिया ना, तो नेक्स्ट ईएमएस कंपनी आप जो भी समझोगे, ये मेरी गारंटी है, आपको शायद मेरी भी ज़रूरत ना पड़े, एंड यू विल थैंक मी कि यार इतना जो फंड बेसिक्स जो फंडा था वो मेरा क्लियर है। अब आगे जाके तो आपको अपनी रिसर्च करनी है। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।